बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है, जिसे देखते हुए शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया और हिंसा पर काबू करने के लिए सेना को तैनात कर दिया। कर्फ्यू के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्रों का हुजूम सड़क पर उतर आया और शेख हसीना सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवान गश्त कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान फायरिंग करने वाले छात्रों की तलाश की जा रही है। इधर सेना के जवान बांग्लादेश की राजधानी ढाका की गलियों में फायरिंग करते दिखाई दिए। इस दौरान कोई युवक छत से सेना पर चिल्ला रहा है और उन्हें पागल कह रहा है। पागल! दरअसल बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था और 1972 में वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन साल 2018 में शेख हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के छात्र सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के दौरान झड़प में तमाम पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इधर प्रदर्शन के दौरान फायरिंग करने वालों की तलाश में पुलिस जुटी है। और ढाका की गलियों में सेना के जवान तैनात हैं, जो प्रदर्शनकारियों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें एक इमारत के बाहर खड़े कई जवान फायरिंग करते दिखाई दिए। एक तरफ सेना फायरिंग कर रही थी तो दूसरी ओर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सेना के जवान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुस्तैद खड़े दिखाई दिए। तभी हसीना सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रा का एक हुजूम पहुंचा। शेख हसीना इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। हाथों में बांग्लादेश का झंडा उठाए प्रदर्शनकारी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। और हिंसक प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। जली हुई इमारतें और सड़क, हिंसा का शिकार बनी तमाम गाड़ियां नजर आईं, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने जला दिया था। इधर बांग्लादेश में हिंसा के बीच में फंसे भारतीय नागरिकों की मुश्किल बढ़ गई है, जो बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। साथ ही कुछ दूसरे देशों के छात्र भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में बांग्लादेश की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं भारतीय उच्चायोग उन छात्रों को सुविधा प्रदान कर रहा है जो बांग्लादेश से भारत वापस आ रहे हैं। इसके लिए बीएसएफ, इमिग्रेशन ब्यूरो और बांग्लादेश के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। और अब तक 778 भारतीय छात्र बांग्लादेश से भारत लौट चुके हैं, जिनमें 200 छात्र फ्लाइट से लौटे, जबकि बांग्लादेश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रह रहे 4000 छात्रों से भी भारत उच्चायोग संपर्क में है। इसके अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के भी लोग भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी देश का स्थिति से बहुत प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा है, नेट बंद है, फिर बहुत तकलीफ हो रहा है बांग्लादेश में। दरअसल बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की करीब 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र भारत की सीमा में आ रहे हैं। और अमेरिका में जंगल की आग भीषण होती जा रही है। दरअसल मोंटाना से जंगल की आग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भीषण आग मोंटाना के रोडबज काउंटी में लगी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण होगी। आसमान में कई फीट ऊंचाई तक आग की लपटें उठती दिखाई दी। आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया, जिसने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ सिर्फ आग और धुआं ही धुआं दिखा, जिसकी वजह से इलाके में दिन में ही अंधेरे जैसा माहौल बन गया। आग ने 40,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसको देखते हुए कई तरह के प्रतिबंधों को लागू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए हवाई टैंकर और हेलीकॉप्टर के जरिए पानी की बौछार भी की जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। मौका था मुंबई में समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के सम्मान कार्यक्रम का। इस दौरान अबू आजमी ने संबोधित करते हुए विवादित बयानबाजी की। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत थी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी।
अब ये कहते हैं ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर गृह मंत्री बन गया तो नानी याद दिला देंगे। एक बार मुझे बना दो होम मिनिस्टर यार, एक बार हम अगर होम मिनिस्टर बन गए ना, कुछ लोगों को ऐसा ठीक करेंगे कि नानी याद आ जाएंगे। तो वहीं अबू आजमी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और अबू आजमी की तुलना आजम खान से कर दी। अबू आसिम आजमी तो पहले ही कुख्यात हैं भड़काऊ बयान देने के लिए, और आजकल आजम खान जेल में है, तो आजम खान की पूर्ति कौन करे, इसके लिए समाजवादी पार्टी में होड़ रहती है। दरअसल इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और मुंबई में एसपी सांसदों का सम्मान इसी नजरिए से देखा जा रहा है। और कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर के सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, जिसमें केजरीवाल की सेहत को लेकर के चिंता जताई गई है। इस चिट्ठी में 6 जून से 13 जुलाई के बीच में केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य चेतावनियों का जिक्र किया है। एलजी कार्यालय ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं और तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं, जिससे उनका वजन कम हो रहा है। इस चिट्ठी पर सियासत शुरू हो गई और आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। आतिशी व संजय सिंह इस पर बयानबाजी करने के बजाय सुनीता केजरीवाल भाभी जी को बोलें कि चुनावी कैंपेन की जगह केजरीवाल जी की पौष्टिक खुराक पर ध्यान दें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में सियासी जंग और तेज हो गई है, जहां नादिया में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने अपना आपा ही खो दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी टीएमसी कार्यकर्ताओं को चप्पल दिखाते हुए नजर आए। पूरा मामला राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के देवग्राम का है, जहां गंगनापुर गांव के पास से जब शुवेंदु अधिकारी का काफिला गुजर रहा था, तभी उनके खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान शुवेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरे और भीड़ के विरोध का जवाब दिया, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और नारेबाजी करते रहे। इसके बाद तो शुवेंदु अधिकारी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने हाथ में चप्पल उठा ली और भीड़ की ओर मारने का इशारा करने लगे। वहीं टीएमसी नेता कृणाल घोष ने शुवेंदु अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था और बीजेपी पर हमला बोला। कृणाल घोष ने लिखा कि इसका मतलब क्या है, ये सब है। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चोर कहा और गालियां दी। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और होटल्स के नेम प्लेट लगाने के फरमान के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर एक ढाबे पर काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया और ऐसा दावा किया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन के कहने पर इन चारों कर्मचारियों को निकाला गया। सरकार के फरमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर के एक ढाबे में पुलिस पहुंची, नेम प्लेट चेक किया और वहां काम करने वाले लोगों के नाम पूछे, जिसमें काम कर रहे 4 मुस्लिम लड़कों को हटाने को कह दिया। प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने कहा क्या ना भाई ये नहीं रहने चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित इस ढाबे पर 4 मुस्लिम कर्मचारी काम करते थे। होटल मालिक का दावा है कि वो कई दिनों से यहाँ काम कर रहे थे। दरअसल यूपी सरकार ने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। तो कांवड़ रूट पर दुकानों का नाम और दुकानदार का नाम बताने वाले योगी सरकार के फैसले पर आज बवाल मच गया। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर योगी सरकार को घेर लिया और योगी सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चला रही है। मैं ये मानता हूँ कि ये कहीं भी जहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है लोगों को दूर करने की, वहाँ पे भी लोगों को दूर करने का प्रयास हो रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती तो योगी सरकार के खिलाफ और ज्यादा हमलावर दिखी और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर एक्शन लेने की मांग कर दी। मुझे खुशी है, सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। वहीं अमेठी के सांसद केएल शर्मा ने भी योगी सरकार के इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि सरकार के ऐसे फैसलों से ही विदेश में भारत की छवि खराब होती है।
और सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध केवल विपक्षी दलों को नेताओं ने ही नहीं किया है। नेम प्लेट लगाने वाले यूपी के सरकार के फैसले का एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं ने भी विरोध किया, जिसमें एक नाम चिराग पासवान का भी है, जो अभी मोदी सरकार में मंत्री है। लेकिन चिराग पासवान ने भी खुलकर कह दिया है, ऐसे फैसले स्वीकार्य नहीं हैं। वहीं जयंत चौधरी वाली आरएलडी ने भी यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसलों का असर बड़े वर्ग पर पड़ता है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी योगी सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जता चुकी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी पहले ही कह चुके हैं कि दुकान पर नाम लिखवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के खिलाफ है। हालांकि बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को सही बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में बड़ा बयान दिया और उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ साथ कई दुकानदारों को भी सीधी चेतावनी दी। और जो दुकानदार नाम बदलकर और अपनी दुकान में हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगाते हैं, गिरिराज सिंह ने उन पर तीखा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिंदू नाम रखना इतना ही अच्छा लगता है तो नाम बदलने से अच्छा है कि वो दुकानदार हिंदू ही बन जाए। राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो नेता हमारा विरोध कर रहे हैं वो पहले कांवड़ उठाएं और तब उन्हें पता चलेगा कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। दरअसल जब से योगी सरकार ने यह फैसला लिया है तभी से इसका विरोध हो रहा है। सरकार पहले बैकफुट में आई थी, लेकिन अब तो योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कांवड़ रूट पर दुकान रहेगी तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा और सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी आदेश का विरोध हो रहा है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के एक और फैसले से विवाद शुरू हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी और गणेशोत्सव से पहले कर्नाटक शिक्षा विभाग के जारी किए गए एक सर्कुलर पर विवाद खड़ा हो गया और राज्य की सियासत भी गर्मा गई। और ये पूरा विवाद 16 जुलाई को उस वक्त शुरू हुआ जब दक्षिण कन्नड़ जिला स्कूल शिक्षा निदेशक ने सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक मंगलौर में स्कूल परिसर में एकेडमिक गतिविधियों के अलावा किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो इसके जिम्मेदार संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग के पास मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव भी न भेजा जाए। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन बोर्ड ने गणेश और श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया। गणेश उत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले कर्नाटक सरकार के इस सर्कुलर के बाद हिंदू संगठनों में बेहद नाराजगी है। वहीं बीजेपी ने भी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। प्रायशः ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಏನು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। हरियाणा के नूह में 22 जुलाई को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी और इस बार यात्रा में कोई भी चूक ना हो इसके लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है और पुलिस ने किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए खास इंतजाम किए हैं। नूह हिंसा के 1 साल बाद फिर नलेश्वर शिव मंदिर से 22 जुलाई को ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 22 जुलाई दोपहर 12 बजे शिव मंदिर से ब्रजमंडल जल अभिषेक शोभा यात्रा की शुरुआत होगी और शाम 5 बजे सिंगार गांव के राधा मंदिर में खत्म होगी। के यहाँ पर 22 जुलाई को जल अभिषेक यात्रा है, उसकी शुरुआत होगी और यहीं से यात्रा का प्रस्थान करेगी, जो मेवात जिले के जो अलग अलग मंदिर हैं वहाँ पर जाएगी। पिछले साल शोभा यात्रा के दौरान हुई घटना के बाद हरियाणा पुलिस ने इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। इस बार हरियाणा पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी यात्रा की सुरक्षा के लिए रहेगी। शोभा यात्रा के वक्त पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जाएगी और शोभा यात्रा के पूरे रूट की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। शोभा यात्रा में किसी भी तरह का हथियार लाने पर पाबंदी होगी। वहीं बाहर से आने वाले लोगों की तलाशी
और आने की वजह पूछी जाएगी। पिछली बार के शोभा यात्रा के दौरान जहां हिंसा हुई थी वहीं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए पुलिस की कई टीमें सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर रही हैं। हमारा जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। हम इस तरीके के जो भी कोई लोग अगर पोस्ट डाल रहे हैं, कोई वीडियो ऑडियो कोई भी ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जिससे सांप्रदायिक वातावरण खराब होने की आशंका है, तो हम उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों की आबादी पर एक बार फिर बड़ा दावा किया। हिमंता ने कहा कि 2041 तक असम की जनसंख्या में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। सीएम हिमंता ने दावा किया कि अभी असम में मुस्लिम आबादी 40% है, जो पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। सीएम हिमंता ने इसके कुछ आंकड़े भी पेश किए। 2011 36%, গতিকে 10ৰ পৰা 11ত কিমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িলে, 11ৰ পৰা 21 কিমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িব, 21ৰ পৰা 31 কিমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িব। এইটো এটা ষ্টেটিষ্টিকেল চেম্পলিং হয়। এইটো ডেটা আপুনিও গৈ গুগলত মাৰি ল'ব পাৰে। 11ত অসমত মুছলিম কিমান আছিল, 1ত কিমান আছিল। इन आंकड़ों के आधार पर सीएम हिमंता ने 2041 तक असम में मुसलमानों के बहुसंख्यक होने का भी दावा कर दिया। प्रत्येक 10 বছৰত মুছলিম পপুলেশ্যন অসমত 29% কৰি বাঢ়ি আছে। 35 আছিলে, 34 হ'ল, 29 হ'ল। কিন্তু ৰাফলি প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে 30%, 29/30 30% মুছলিম বাঢ়ি আছে। 1,40,00,000 মুছলমান আছিলে 2011। 30% বাঢ়িলে কিমান হল, नेक्स्ट 30% बढ़िले किमान हल। वहीं इस दौरान सीएम हिमंता ने राहुल गांधी को घेरते हुए ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी ही बात मानता है। और झारखंड के कुछ इलाकों में पिछले 5 सालों में मुस्लिम वोटरों की तादाद 100% से ज्यादा बढ़ गई है। इस बात का दावा बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में किया गया, जो पिछले 5 सालों की मतदाता सूची के आधार पर तैयार की गई है। और इसमें 2019 से 2024 की वोटर लिस्ट का अध्ययन करके 10 विधानसभा सीटों पर अप्रत्याशित रूप से मुस्लिम वोटरों के 123% से ज्यादा बढ़ने का दावा किया गया। झारखंड बीजेपी की इस रिपोर्ट में बताया गया कि मुस्लिम इलाकों में वोटरों की संख्या 20 से 123% तक बढ़ी। ये बढ़त 10 विधानसभा के कुल 1467 बूथों पर हुई। आमतौर पर 5 सालों में 15 से 17% की वृद्धि होती है, लेकिन इन इलाकों में ये वृद्धि असामान्य है। वहीं हिंदू आबादी वाले बूथों पर 8 से 10% की वृद्धि हुई, जबकि हिंदू बूथों पर मतदाता भी घट गए। जिन इलाकों में मुस्लिम मतदाता बढ़े, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंचे, जिन्होंने अधिकारियों से मिलकर अपने नाम मतदाता सूची में लिखवाए। तो आप समझिए कि वहाँ विस्थापन और पलायन एक बड़ा विषय है। तो ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक कानून बनाएगी और मुझे लगता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको ये सुनने को मिलेगा। बीजेपी ने इस मामले में झारखंड चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए जांच की मांग भी की है। तो पेरिस ओलंपिक में आतंकी खतरा है, इसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो अब भारत की सीआरपीएफ की K9 टीम पर है। दरअसल सीआरपीएफ की K9 स्क्वाड टीम पेरिस पहुंच चुकी है और सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदारी संभाल चुकी है। सीआरपीएफ की K9 टीम एक एलीट डॉग का दस्ता होता है, जिसमें सीआरपीएफ, एनएसजी जैसे अलग फोर्स से ट्रेन डॉग्स चुने जाते हैं। K9 टीम में ट्रेन डॉग्स के साथ ट्रेन सैनिक भी शामिल हैं, जो पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इन डॉग्स का चयन बेहद कड़े टेस्ट के बाद हुआ है, ताकि सुरक्षा में कोई कोताही ना हो सके। चुने गए ट्रेन डॉग्स पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा में अहम रोल निभाएंगे। ये ट्रेन डॉग्स विस्फोटक को सूंघकर पल भर में पता लगाने में माहिर होते हैं। K9 टीम में जर्मन शेफर्ड और मेलिनोइस नस्ल के डॉग्स शामिल हैं। और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी आतंकी घटनाओं के बीच में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक की। साथ ही सुरक्षा के हालात का जायजा भी लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान आतंकियों की सफाई के लिए बड़ी रणनीति पर बात हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी RR स्वैन और बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। जम्मू क्षेत्र में हाल के दिनों में आतंकी हमले काफी बढ़े हैं,
रियासी, नौशेरा, कठुआ, डोडा में पिछले 1 महीने में 7 बड़े आतंकी हमले या मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में सेना प्रमुख का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने कड़ी कार्रवाई की बात की थी। आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। वहीं जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए 3000 सेना के जवानों की एक ब्रिगेड और 400 से 500 विशेष बल के जवानों को जम्मू रीजन में तैनात कर दिया गया है। इससे पहले जम्मू से सेना के जवानों को हटाकर गलवान में तैनात किया गया था, जिसका आतंकियों ने फायदा उठाया। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर और उसकी मां की मुसीबतें अब लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ आईएएस पूजा की नौकरी खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पिस्टल बाज मां की पिस्टल और कार जब्त कर लिया गया है। पुणे पुलिस ने मनोरमा खेड़कर के घर से उसकी लाइसेंसी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि जब्त की गई इसी पिस्टल का इस्तेमाल मनोरमा ने किसान को डराने के लिए किया था। यही नहीं, पुणे पुलिस ने मनोरमा खेड़कर हत्या की कोशिश करने का भी केस दर्ज किया। पुणे पुलिस ने आज और उसे पुणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने मनोरमा खेड़कर को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। वहीं पुणे पुलिस ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय में हरियाणा में हो रहे अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार पर यमुनानगर इलाके में अवैध खनन करवाने का आरोप है, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने देर रात कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ईडी की टीम कांग्रेस विधायक को अंबाला की स्पेशल कोर्ट में पेश किया और 14 दिनों की रिमांड मांगी। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और विधायक सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर छापेमारी की थी और ईडी की टीम को वहां से अवैध खनन से जुड़े कई अहम सबूत मिले थे, जिसके बाद ईडी ने एक्शन लेते हुए सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से विधायक की रिमांड मिलने के बाद ईडी सुरेंद्र पवार से पूछताछ करेगी, जिसके बाद अवैध खनन से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कांग्रेस से मिले सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर हरियाणा कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर हमला बोला और केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का जो काम है सरकार की कार्यशैली का हिस्सा है 10 साल तक। जितना ये विपक्ष को निशाने पर लेंगे, हरियाणा के लोग उतने ज्यादा भाजपा को निशाने पर लेगी। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन चुकी है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के नतीजे फिर से घोषित कर दिए। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दोबारा रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एनटीए की तरफ से नीट यूजी परीक्षा 2024 के नतीजों को घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट यूजी का रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग घोषित किया गया, जिसे एनटीए ने ऑनलाइन माध्यम से नीट की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in नीट पर जारी किया। इस बार नीट का रिजल्ट सिटी वाइज और सेंटर वाइज घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि वो नीट यूजी परीक्षा में छात्रों के नंबर को अपनी वेबसाइट पर जारी करे और रिजल्ट घोषित करते वक्त कैंडिडेट्स की पहचान गुप्त रखी जाए। एनटीए की ओर से नतीजे जारी होने के बाद अब जल्द ही काउंसलिंग के लिए शेड्यूल घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होकर के मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग के प्रवेश पाठ्यक्रमों में दाखिला करा सकेंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के अकबर नगर में पौधा लगा करके पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत की है। सीएम ने पीपल और बरगद का पौधा लगाया और सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी अकबर नगर से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान का शुभारंभ किया, जहां कुछ ही दिनों पहले बुलडोजर एक्शन हुआ था और लोगों के घर तोड़े गए थे। पौधा लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकबर नगर पहले पॉल्यूशन का केंद्र होता था, लेकिन अब इस इलाके को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम से विकसित किया जाएगा। जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का
आज यहाँ पर गठन हुआ है। लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को ट्रस्ट कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा और इस अभियान के तहत यूपी में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अकबरनगर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत की तो बवाल भी मच गया। अकबरनगर में जिन लोगों के घर तोड़े गए उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बसंत कुंज में रहने वाले अकबरनगर के विस्थापित लोग अव्यवस्था का हवाला देकर विरोध में उतर आए और उन्होंने हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हम इस वक्त बसंत कुंज इलाके में हैं और ये वो इलाका है जहां पर अकबरनगर के लोगों को घर दिए गए थे। आप देखिए ये पूरा इलाका यहाँ पर है और आज यहाँ पर विरोध के जो स्वर हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी मांग भी कर रहे हैं कि इन्हें जो इनका स्थानीय निवास है वो मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जिस तरह अबरार नगर, खुर्रम नगर और पंत नगर के लोगों को राहत दी गई है उन्हें भी राहत दी जाए और उन्हें उनका अकबरनगर लौटा दिया जाए। हम लोग को हमारा अकबरनगर चाहिए। हम लोगों का सब बर्बाद हो गया है। हम लोगों को 50 साल पीछे कर दिया गया है। न यहाँ कमाई है न धमाई है। कितने मर चुके हैं यहाँ पे। अगर और जान लेना चाहते हैं तो वो भी बता दें। हम लोगों को अपना घर चाहिए, अकबरनगर अपना चाहिए, आशियाना हमारा नगर का वही चाहिए। हम लोगों के यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। न पानी सही से आ रहा है न बत्ती आ रहा है। इस प्रदर्शन में अकबरनगर से विस्थापित हुए लोगों को समाजवादी पार्टी का भी साथ मिला और समाजवादी पार्टी के नेता रवि मेहरोत्रा ने सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। तोड़ा गया इसका मतलब वो भी गलत था। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन लोगों को मुआवजा मिले और उनको पुनः फिर से जो है वो अकबरनगर बसाया जाए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुर्रम नगर, अबरार नगर और पंत नगर में रहने वाले लोगों को बुलडोजर एक्शन से राहत दी है और ऐलान किया है कि उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, जिसके बाद अकबरनगर के विस्थापित लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हाथरस सत्संग हादसे पर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अब बड़ा बयान दिया है और बाबा साकार हरि पर कार्रवाई की मांग की है। और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अंधविश्वास की बात करना एक गुनाह है। कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा, क्या होता है? साथ ही आनंदीबेन पटेल ने ये भी कहा कि ऐसी बातें करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सुदर्शन चक्र दिखाना तो भगवान कृष्ण ही थे, भाई सुदर्शन चक्र दिखाते थे और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे। और ऐसी बातें हमारे भक्तजनों के सामने करना ये भी एक गुनाह है और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। दरअसल 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा लोगों के दुख दर्द दूर करने का दावा कर रहे थे। और अब आपको दिखाते हैं शेर फैमिली का वो डेरा जो बारिश के बाद उन्होंने बनाया। ये वीडियो दरअसल जो हम दिखाने जा रहे हैं वो गुजरात के सोमनाथ इलाके के एक गांव का है जो आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे गिर लाइन ने अपनी पूरी फैमिली के साथ एक किसान के तबले में डेरा डाला हुआ है। दरअसल गुजरात के सोमनाथ समेत कई इलाकों में बीते कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिससे बचने के लिए लायन फैमिली ने किसान के तबेले में ही अपना घर बना लिया। अक्सर जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, गिर के जंगलों से निकल करके लायन फैमिली उन इलाकों का रुख करते हैं जहां इंसान की बस्तियां होती हैं और वही एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। किसान के घर में डेरा डाला लायन फैमिली ने। भोजशाला विवाद पर हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 1 अप्रैल को जारी किए गए आदेश को वापस लेने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एएसआई की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहले मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया और इसी आदेश पर कार्रवाई की मांग को लेकर के हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई जांच पर रोक की मांग को लेकर कमल मौला मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन एएसआई जांच पूरी हो चुकी है और एएसआई ने हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल भी कर दी है। लिहाजा न्याय के हित में सुप्रीम कोर्ट को अपना अंतरिम आदेश वापस लेना चाहिए ताकि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई आगे बढ़ सके। तो अंतरिम रोक लगाइए, ये कृपया हटाने का कष्ट करें कि जो इस पे स्टे सा लगा हुआ है
क्रियान्वयन पर जो एक रोक लगी हुई है ये हटाई जावे और ASI की रिपोर्ट को लागू किया जाए। हिंदू पक्ष ने ASI की दाखिल की गई 2047 पन्नों की रिपोर्ट का हवाला भी दिया, जिसमें कई सनातन संस्कृति की नई निशानियां मिलने की बात है। हिंदू पक्ष ने कहा कि ASI ने लगातार 98 दिन भोजशाला का सर्वे किया था और इसकी रिपोर्ट में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने की भी बात है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में धर्म परिवर्तन मामले में अब नया खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 5 आरोपी लोगों को धर्मांतरण के लिए 20 लाख रुपए का लालच देते थे। पुलिस इस मामले में विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही है। भोपाल में पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करवाने वाले लोगों का ये रैकेट लंबे समय से सक्रिय था। गिरफ्तार आरोपियों पर खुलासा करते हुए पुलिस ने जानकारी दी कि पकड़े गए आरोपियों में 3 महिलाएं ईसाई धर्म की हैं, जबकि 2 आरोपी अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म में शामिल हुए हैं, जो धर्मांतरण के लिए लोगों को 20 लाख रुपए तक का लालच देते थे। भोपाल पुलिस ने 5 ऐसे ईसाई धर्म के लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण के लिए 20 लाख रुपए तक का लालच देते थे। खासतौर पर जो लोग गरीब तबके से आते हैं उन्हें ऐसे लालच देकर ईसाई धर्म में आने के लिए प्रेरित किया जाता था। दरअसल भोपाल के शिवनगर इलाके में इन 5 आरोपियों का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हाथ में किताब लिए एक व्यापारी से बहस करते दिखाई दिए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी व्यापारी को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दे रहे थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। भोपाल पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी एक संस्था से जुड़े हैं। पुलिस को पूरे मामले में धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की आशंका है। पुलिस 5 आरोपियों के बैंक खातों की जांच कर रही है और उनकी संस्था के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। संस्था के विषय में भी और जानकारियां ले रहे हैं, तो जो ऑथेंटिकेशन कोई जानकारी हमें मिलेगी तो उस विषय में फिर आगे बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक निजी आवासीय स्कूल के कई बच्चे अचानक बीमार हो गए, जिससे हड़कंप मच गया और बच्चों की अस्पताल में इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि भर्ती करनी पड़ी। ऐसा बताया गया कि लंच के बाद बच्चे बीमार पड़ गए, जिसमें बच्चों को मसूर की दाल, आलू की सब्जी, चावल और रोटी दी गई। जैसे ही बच्चों ने खाना खाया उनकी हालत बिगड़ने लगी। बच्चे पेट दर्द से बेहाल हो गए। इसके बाद स्कूल के स्टाफ ने 13 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पहले बहुत बच्चों की पोजीशन खराब थी, पेट में दर्द बता रहा था, उल्टियाँ बता रहा था। अब बच्चे की जब से IV लाइन स्टार्ट करा है, इंजेक्शन लगाए हैं, काफ़ी आराम मिला बच्चों को, अब सब सेटल। पेंट की महक चावलों से आ रही थी। पूरे मामले में स्कूल की लापरवाही की बात सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले स्कूल में रंग रोगन का काम हुआ था, जिसमें इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में तारपीन का तेल और पेंट लगा हुआ था और ऐसा आरोप है कि इन्हीं बर्तनों में बच्चों को खाना परोसा गया, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ गए। रूस यूक्रेन जंग की अब और खतरनाक तस्वीरें सामने आने लगी हैं। दोनों देशों के बीच में जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी रूस दमदार हमला कर रहा है तो यूक्रेन भी रूस पर हमले करने से पीछे नहीं हट रहा। आग की ये लपटें उस वक्त की है जब यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव शहर में ड्रोन से अटैक किया, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद जहां ड्रोन गिरे वहां जबरदस्त ब्लास्ट हो गया और फिर वो जगह आग की लपटों से घिर गई। दरअसल यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव शहर में तबाही मचाने के लिए विस्फोटकों से भरे 26 ड्रोन भेजे थे, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन रोस्तोव शहर में तबाही मचा पाते उससे पहले ही रूस ने इन ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया और फिर रूसी आर्मी ने सभी ड्रोन पर हवा में ही अटैक कर दिया। यूक्रेन के सभी 26 ड्रोन जमीन पर गिरते ही ब्लास्ट कर गए और वहां भयानक आग लग गई। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने जो हमला किया था उसे निस्तानाबूद कर दिया। इससे पहले भी रूस ने यूक्रेन के करीब 50 आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन युद्ध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान 1 या 2 हफ्ते में परमाणु बम हासिल कर सकता है। अमेरिका ने इस बात की जानकारी देते हुए ये दावा किया कि अगर ईरान इस दिशा में आगे बढ़ा तो उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करके ईरान उस परमाणु समझौते का उल्लंघन करेगा जो उसने ट्रंप शासन के दौरान किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने बताया कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम के तहत फिर से काम शुरू कर दिया है और परमाणु हथियारों और विस्फोटक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है, जिसमें 1 या 2 हफ्ते में वो परमाणु हथियार के लिए सामग्री तैयार कर सकता है।
अमेरिका के मुताबिक इजराइल से कुछ महीने पहले बढ़ी तनातनी के बाद ईरान ने ये कदम उठाया है, जिस पर सावधानी से नजर रखी जा रही है। एंटनी ब्लिंकन ने ये दावा भी किया है, अमेरिका की नीति ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है और प्रशासन कूटनीति के जरिए ऐसा होने से रोकने की कोशिश करेगा। वहीं ईरान की तरफ से भी दावा किया गया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है। आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान में बड़ा हमला करने की योजना बना रही है इस वक्त, और उसके निशान पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ साथ वहां के स्कूल और अस्पताल भी हैं। और इसका खुलासा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरगना नूर वली मसूद की लीक हुई एक ऑडियो कॉल से हुआ है। लीक ऑडियो में आतंकी संगठन टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद और कमांडर घाट हाजी के बीच हुई पाकिस्तान को दहलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और नूर वली महसूद अपने लड़ाकों को पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने और हमले करने के लिए निर्देश देते सुनाई दे रहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया था और उनके कई ठिकानों को तबाह किया था, जिसकी वजह से तालिबान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। और पाकिस्तान में जनगणना के ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें चौंकाने वाला डेटा सामने आया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं की जो संख्या है वो बढ़ी है और हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बन गया। साल 2017 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 35 लाख थी, जो साल 2023 में 35 लाख से बढ़कर के 38 लाख हो गई है। हालांकि पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटी है और यह आंकड़ा 1.73 से घट करके 1.61% हो गया है, क्योंकि वहां दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिनमें ईसाइयों की जनसंख्या 26 लाख से बढ़कर के 33 लाख हुई है। वहीं सिखों की जनसंख्या 15,998 से पारसी समुदाय की आबादी 2,348 है। पाकिस्तान की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। साल 2017 में पाकिस्तान की जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 96.47% थी, जो साल 2023 में थोड़ी कम होकर के 96.35% हो गई है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर पाकिस्तान की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ी तो 2050 तक दोगुनी हो सकती है। इजराइल के टेल अवीव शहर में ड्रोन से बड़ा हमला हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। जिम्मेदारी यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों ने ली है, जिन्होंने ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया। इस अटैक का इजराइल की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसे वहां मौजूद एक महिला ने बनाया था। इस वीडियो में दिखा कि शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे एक ड्रोन यमन की तरफ से आया और वहां मौजूद एक इमारत के पास गिर गया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और भीषण आग लगती हुई नजर आई। बताया गया कि धमाके की आवाज वहां कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। इस ड्रोन अटैक के बाद दिन की रोशनी में जो तस्वीरें सामने आई, उसमें दिखा कि कुछ घरों की खिड़कियां टूट गई थी और उनका कांच फर्श पर बिखरा हुआ था। वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी बुरी तरह से इस अटैक में क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं इस हमले के बाद इजराइल की हवा रक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर वहां के अधिकारियों ने हवाई सुरक्षा प्रणाली के 100% खतरों को रोकने में सक्षम होने से इनकार कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया में वायु अभ्यास पिच ब्लैक 2024 शुरू हो गई है। इस वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने अपना दम दिखाया। पिच ब्लैक अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI के साथ अपनी ताकत दिखाई। वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने ऑस्ट्रेलिया के आसमान में शानदार फ्लाई पास्ट किया। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट का जोरदार वीडियो भी सामने आया। ऑस्ट्रेलिया के इस वायु अभ्यास में 20 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। अभ्यास में अलग अलग वायुसेना के 140 से ज्यादा विमान और 4,400 वायुसेना कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। पिच ब्लैक अभ्यास 2 अगस्त तक होगा। और गोवा के पास समंदर में एक मालवाहक जहाज में भयंकर आग लग गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में जहाज के अगले हिस्से में भीषण आग लगी दिखाई दी। आग की वजह से धुएं का गुबार भी साफ तौर पर दिखाई दिया। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड के 3 जहाज सुजीत, सचेत और सम्राट आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। आईसीजी ने आग को फैलने से तो रोकने में सफलता हासिल की, लेकिन तेज हवाओं, लहरों और खराब मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हो रही है।
जबकि डोर्नियर विमान एयर सर्विलांस करता नजर आया। गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर मालवाहक व्यापारिक जहाज में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल का आईसीजी जहाज तुरंत मौके पर पहुंचा और आग को बुझाने में जुट गया। आपको बता दें, ये जहाज इंटरनेशनल सामान लेकर जा रहा था। जहाज में भारी मात्रा में खतरनाक केमिकल का माल ले जाया जा रहा था। अमेरिका के डलास शहर में आग का तांडव देखने को मिला। वहां एक चर्च में आग लग गई है, जो देखते ही देखते भीषण होती चली गई, जिसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा चर्च जलकर खाक हो गया। भयंकर आग की वजह से चर्च का हिस्सा गिर गया, जबकि आग की वजह से चर्च से काला धुआं निकलता नजर आया, जो आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गया। गनीमत की बात रही कि जिस वक्त चर्च में आग लगी वहां कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि विस्फोट के बाद चर्च में भीषण आग लग गई। वहीं चर्च में आग लगने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने आसपास की बिल्डिंग को खाली करा दिया। आपको बता दें, ऐतिहासिक चर्च 100 साल से भी ज्यादा पुराना बताया गया। फिलहाल चर्च में आग कैसे लगी, इस बात की जांच अभी जारी है। जी न्यूज़।